हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरा चैनल ऑनलाइन स्टडी जीएस में, जिसमें कि मैंने आपको अभी MED 8 के क्वेश्चन प्रीवियस भी डाले हुए हैं। आप नेक्स्ट वीडियो ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा क्या क्या टॉपिक्स है, क्या चीज़ें हैं दोस्तों। और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप ताकि कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MED 8, देखिए MED 8 का जो बुक का नाम है पर्यावरणीय और वैश्वीकरण है, जिसमें कि भूमंडलीकरण और पर्यावरण के बारे में बताया हुआ है सारी चीज़ें। तो भूमंडलीकरण का मैंने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। आगे हम यहाँ पे करने वाले पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की समस्याएं क्या है, यानी कि पर्यावरण क्या होता है कि एक ऐसा वातावरण चारों तरफ का जिसमें कि बहुत सारे जीव जंतु, मनुष्य, सजीव निर्जीव वस्तुएं रहती हैं, और हमारा पूरा वातावरण जो भी हमारा चल रहा है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, वो हमारा एक पर्यावरण होता है, जो हमें जीवन यापन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि हम किसी भी माहौल में रह रहे हैं, कहीं पर भी हम रह रहे हैं, या फिर हमारे आसपास जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें हैं, जंगल है, जीव जंतु जिस पर निर्भर रहते हैं, वो सारी चीज़ें सजीव निर्जीव वस्तुएं जो हैं पर्यावरण पर ही आश्रित है। परंतु धीरे धीरे क्या हो रहा है आज के युग में, औद्योगिकरण के कारण जो है पर्यावरण थोड़ा सा नष्ट होता जा रहा है, और इसके ऊपर जो है एक विचारणीय विषय बन गया है, जिस पर कि हमें सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पर्यावरण की समस्याएं क्या क्या है। पर्यावरण की समस्या यही है कि जो एक औद्योगिकरण की जो दौर आया है, जिसके कारण से पर्यावरण में अत्यंत समस्याएं आ गई हैं। और समस्या क्या है, भूकंप, बाढ़, आपदाएं आ रही हैं, ये भी एक पर्यावरण के लिए समस्या ही है। और जिस तरीके से ये भूमंडलीकरण का जो इतनी तेज़ी से गति हो रही है, उसके कारण भी जो है पर्यावरण के लिए एक समस्या का विषय है, क्योंकि इससे जो है हमारी ओजोन लेयर को नुकसान हो रहा है, जलवायु प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, और आपदा, भूकंप जैसी जो परेशानियां हैं उनका सामना हमें करना पड़ रहा है। क्योंकि जो है भूमंडलीकरण के कारण जो है विश्व को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ये पर्यावरण की कुछ समस्याएं हैं। और पर्यावरण क्या है, ये मैंने मेन आपको टॉपिक समझाया पहले कि पर्यावरण होता क्या है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने वाले हैं, इसमें है निम्नलिखित पर प्रत्येक भाग में 250 वर्डों में हमें इसको लिखना है, और ये क ख घ भाग में डिवाइड है। स्टार्ट कर लेते हैं। भारत में सीड सुसाइड क्या है, इसके बारे में आपको मैं समझा रही हूँ। यह है कि बीज आत्महत्या एक शब्द है, जो समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहे भारतीय किसानों के लिए प्रयोग किया गया है। कि जो भारत में जो किसान लोग हैं, जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कि जो किसान लोग बीज उत्पन्न करते हैं, वो उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं कि उन्हें बीज की उत्पत्ति उनको नहीं मिल रही है। इस तरीके से इसका नाम भी भारत में सीड सुसाइड रखा गया है, जो किसानों से रिलेटेड है। सैकड़ों गरीब किसान अंतर्राष्ट्रीय बीज कंपनियों द्वारा जो है कृषि में निवेश के लिए बाध्य किए जाने का विरोध करते हैं। पिछले दशकों में बहुत से गरीब किसानों ने कृषि ऋण के कारण आत्महत्या कर ली। कि बहुत से गरीब किसानों ने जो ऋण मांगा होगा कृषि करने के लिए, बट लेकिन वो ऋण चुका नहीं पाए, इस कारण से उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनका बीज रोपण भी नहीं हो पाया। भारतीय पर्यावरणवादी वंदना शिव के अनुसार भारतीय कृषि के उदारीकरण के कारण भारतीय पिछड़े वर्ग के किसान जो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जो पिछड़े वर्ग के किसान हैं। बीज आवंटन के निजीकरण ने किसानों को दांव पर लगा दिया। कि बीज का आवंटन जो किया है, उसका जो निजीकरण हुआ है, उसमें किसानों को दांव पर लगा दिया है। पिछले अनुभव से ये देखा गया है कि फसल नष्ट हो जाने पर किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है या मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसकी फसल नहीं उगती है, तो वो सोचता है कि वो कहाँ से ऋण चुका पाएगा, फसल नहीं हुई है तो। भूमंडलीकरण के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां रसायन और दूसरे उर्वरकों का प्रयोग करके तीव्र कृषि उत्पाद प्राप्त करने के लिए करती है। यानी कि भूमंडलीकरण के दौर में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं, वो सोचती है कि जल्द से जल्द हम ऐसे रसायनों का प्रयोग करें जिससे कि हमें तीव्र गति से कृषि में उत्पाद हमें मिल जाए। और ये नहीं देखती हैं वो जिससे कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो जल्दी उपज करने के चक्कर में उसमें जो हानिकारक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। वो चाह रहे हैं कि कम हम टाइम में चीज़ों को ले लें, जिससे कि बाज़ार में हम उसे भारी कीमतों पर बेच सकें, उन्हें बाजार में उच्च कीमतों पर बेच सकें। जबकि गरीब किसानों को बाजार की जानकारी होती नहीं है, और वे कृषि उत्पादों को बहुत कम मूल्य पर बेचते हैं। इस प्रकार से विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ऋण संस्थाएं जो हैं, जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, एशियाई विकास बैंक है, अन्य ने ये विचार किया कि विश्व व्यापार और पूंजी व्यय केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए लाभदायक है, न कि किसानों के लिए।
इसलिए जो विश्व व्यापार संगठन ने किसानों पर परिधान घटाने और सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाने और सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों का निजीकरण करने का सुझाव दिया है। और यह है कि भाई उच्च उपज की विशिष्ट अधिकृत बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करने के लिए किसानों को व कृषि धारकों को भारी शुल्क देना पड़ेगा। कि अगर वो उर्वरक और कीटनाशक दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं किसान, तो उनको भारी शुल्क देना पड़ेगा। ये तो गलत बात है उनके लिए, इतना भारी शुल्क देना पड़े जिसके कारण से उस समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा विषैले अपशिष्ट। विषैले अपशिष्ट के बारे में है कि विषैले व्यर्थ पदार्थ जो हैं उद्योगों द्वारा छोड़े जाने वाले पदार्थ होते हैं। जो भी फैक्ट्रियों में विषैले पदार्थों का यूज़ होता है, जो भी फैक्ट्रियों में काम हो रहा है, उससे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसके द्वारा जो उत्पाद छोड़े जाते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो जो लोगों के स्वास्थ्य तथा वातावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं। ये पदार्थ जीवों व मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए समस्याएं पैदा करते हैं, उनकी मृत्यु और दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनावरण का प्रभाव सभी जीवित तंत्रों पर भी पड़ता है, सभी जीव जंतुओं पर भी पड़ता है जो जीवित तंत्र है हमारा, क्योंकि ये आसानी से फैल सकता है। इसमें जो है बीमारियां इस तरीके की फैल जाती हैं जो फ्लू की तरह फैलती हैं, तथा झीलों व नदियों के पानी को प्रदूषित कर सकता है और ये स्वास्थ्य व वातावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। ये जो पदार्थ हैं ये गैस, तरल और ठोस रूप में पाए जाते हैं जो विषैले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। विषैले पदार्थ मुख्यतः जो उद्योगों के बेकार पदार्थ होते हैं, किंतु दवाइयों से संबंधित घरों से निकलने वाली, कृषि में इस्तेमाल होने वाले, रोशनी उद्योगों और मिलिट्री आदि से निकलने वाला कचरा जो होता है वो विषैला होता है। इसीलिए इस प्रकार के पदार्थों को सही स्थान पर फेंका जाना चाहिए और निपटान आवश्यक है इसका, वरना यह कचरा मनुष्य और अन्य जीवित तंत्रों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इस प्रकार के कचरे को या तो जमीन में दबा दिया जाना चाहिए या फिर नदी के में बहा दिया जाना चाहिए। नहीं, नदी में दबा दिया, या तो नदी में बहा दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है इस तरीके का कचरा, जिससे कि ये विषैले पदार्थ भूमिगत जल में मिलकर जीव जंतुओं मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। यानी कि जिस तरीके से कचरा लोग नदियों में फेंक देते हैं तो इससे क्या हो रहा है कि जीव जंतुओं को नुकसान हो जा रहा है। जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचता है, और मनुष्य जो पानी पी रहा है उसके लिए भी वह हानिकारक है। कुछ विषैले पदार्थ जैसे कि मरकरी वातावरण में ही रहते हैं तथा बढ़ते रहते हैं, जो खतरनाक है। काफ़ी समय के पश्चात जब इस प्रकार का कचरा बढ़ता रहता है तो वातावरण में तथा समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। किंतु जो कुछ FAO, UNP जो ये एजेंसीज हैं, PIC जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इस प्रकार के कचरे के विषय में, विषैले पदार्थ के विषय में जानकारी देते हैं और इसे किस प्रकार नष्ट किया जाए इसका मार्गदर्शन भी करते हैं। साफ सुथरे उत्पादन से कंपनियां जो है पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकती हैं तब विकास के मार्ग पर भी कार्य कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। ये संगठन इसी प्रकार से कचरा कम निकलता है फिर तो इसी प्रकार से ये टिकाऊ भी रहेंगे उत्पाद, और कच्चे माल पदार्थ और ऊर्जा की भी बचत होती रहेगी। तो यही इन्होंने इसके बारे में बताया। आगे हम देखते हैं ब्रेटन वुड्स संस्थाएं, ये क्या होती हैं ब्रेटन वुड्स संस्थाएं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में यह अधिकृत किया गया था। जो ब्रेटन वुड्स संस्था थी उसने एक सम्मेलन करा, एक सभा बनाई, जिसमें उन्होंने क्या विचार किया कि 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की जाएगी। 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और ये विकास बैंक, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। ये सारी जो इन्होंने संस्थाएं संगठन बनाए थे। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के मौद्रिक प्रबंधन ने मध्य शताब्दी के विश्व के मुख्य औद्योगिक राज्यों के बीच में व्यापारिक और वित्तीय संबंधन के लिए नियम बनाए कि व्यापारिक और वित्तीय से रिलेटेड यानी धन से रिलेटेड मामलों में नियम बनाए जाएंगे। ब्रेटन वुड्स प्रणाली की मुख्य विशेषता थी कि प्रत्येक देश को मौद्रिक नीति अपनानी होगी, यानी मुद्रा से रिलेटेड काम किए जाएंगे। जो भी काम लेन देन करेंगे हम वो मुद्रा से करेंगे, ठीक है, और जो एक निश्चित मूल्य के अंदर अपनी मुद्रा की विनिमय दर को बनाए रखना पड़ेगा कि जो वस्तु विनिमय होगा, आदान प्रदान होगा, वो मुद्रा के जरिए होगा। तो आगे देखते हैं विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, इनके बारे में समझ लेते हैं। विश्व बैंक का कार्य जो है देशों को ऋण देना, वित्तीय मदद करना, कि उन्हें धन से रिलेटेड उनकी सहायता करना। विश्व बैंक जो है 2 पृथक विकास संस्थाओं से मिलकर बना हुआ है, जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। और अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन जो है, इन 2 संस्थाओं में 187 देश शामिल हैं। जो IBRD का उद्देश्य जो क्या है, मध्यम आय और गरीब देशों में गरीबी को घटाना है। और IDA जो है विश्व के सबसे निर्धन देशों पर केंद्रित है। विश्व बैंक समूह में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में सम्मिलित है जो निवेश विवादों को निपटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश और ऐसी एजेंसियां भी हैं जो लोगों के लिए काम करती हैं। विश्व बैंक समूह जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का परिवार है जो गरीब देशों को ऋण प्रदान करता है। और बैंक की औपचारिक स्थापना 27 दिसंबर 1945 में ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्राष्ट्रीय के बाद हुई थी, जो संयुक्त राष्ट्र से उभरी हुई है। यानी कि इनका काम क्या है, गरीबों को ऋण देना, जिनको भी कृषि से रिलेटेड धन चाहिए होता है उनकी सहायता करना।
आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 187 देशों का संगठन है। IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या मुख्य उद्देश्य है? वैश्विक आर्थिक सहयोग देना लोगों को, सुरक्षित वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, कि सुरक्षित हमें धन देगा, इस तरीके से स्थिरता बनाए रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा देगा, हमें व्यापार की सुविधा देगा, उच्च रोजगार को बढ़ाएगा, सतत विकास में काम करेगा और सभी देशों में से गरीबी हटा देगा। और IMF का यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF की फुल फॉर्म है, सबसे ज़्यादा अपने संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों में वृद्धि करेगा और वह प्रसिद्ध भी रहेगा उस चीज़ के लिए। आगे समाज पर पर्यावरणीय आपदा का प्रभाव क्या पड़ता है, कि जो हमारा समाज है उस पर हमारी जो पर्यावरणीय आपदाएं होती हैं उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं। दिल्ली में जो विश्व व्यापार और विकास आयोग की जुलाई 1987 में 2 दिवसीय अधिवेशन हुए थे। पहली बार धरती पर प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए आर्थिक विकास पर बल दिया गया था और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा गैर सरकारी संगठनों का निराकरण किया गया था। विज्ञान एक ऐसे आविष्कार कर लिए गए और जिसे काबू में रखा जा सकता है। पर्यावरण संकट तो मात्र एक बाह्य लक्षण है, मूल संबंधों में परिवर्तन प्रमुख संकट है। तो कहते हैं कि संकट जो मुख्य कारण है, तभी मनुष्य की प्रकृति पर निर्भर रहना छोड़कर यंत्रों के अधीन होता गया, कि भाई प्रकृति पर ना रहकर वह यंत्रों पर निर्भर हो गया मनुष्य, जिसके कारण से मनुष्य की मनोवृत्ति ज़्यादा से ज़्यादा आक्रमणकारी हो गई, क्रूर हो गई, जिससे कि तेज रफ्तार से मनुष्य को प्रकृति को नष्ट करता चला जा रहा है और ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा मांग करके इसका मुख्य कारण है। किंतु इसके साथ ही मनुष्य का शोषण भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि यांत्रिकरण के प्रकृति के कारण मानव जीवन पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। यंत्र जो कि मनुष्य के प्रभुत्व जमाने और उसकी बुरी तरह से अपना गुलाम बनाने के इरादे से काम करते हैं, जो यंत्र होते हैं वो एक तरह से मनुष्य को गुलाम बना लेते हैं। उनके लिए एक कच्चे माल और ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता बनी रहती है। दूसरी ओर से मनुष्य की जरूरत कम से कम होती है, यानी कि सारे काम जो फैक्ट्रियों से हो जाते हैं, मशीनों द्वारा जाते हैं, तो लोगों के पास कोई काम बचता ही नहीं है। इसलिए लाखों लोग जो है सीमांत व्यक्ति कहे जाते हैं, समाज में किसी न किसी काम जो किसी काम के नहीं रहे हैं, और तो इसी तरीके से वो सामना करते हैं इस परेशानी का। तो कह रहा है कि और क्या समस्या हो सकती है पर्यावरणीय आपदा का? बाढ़ की समस्या, की बाढ़ जो है सर्वाधिक जनहानि बांग्लादेश में होती है। विश्व की लगभग 20% आबादी जो है इसी में ही बह जाती है। यद्यपि बाढ़ के लिए प्राकृतिक कारक जिम्मेदार होते हैं, इसके बावजूद बाढ़ की जो प्रभावशीलता है बढ़ाने और जल प्रवाह को वेग जो होता है उसके कारकों की एक अलग ही भूमिका होती है अपनी। इसमें वन क्षेत्र और वनस्पति घनत्व में निरंतर कमी आती है। नदियों पर तटबंधों का निर्माण ये जरूरी है। जल निकास व्यवस्था का अभाव है हमारे यहाँ पर, और अनियोजित नगरीकरण है। अधिक सिंचाई से मिट्टी की जल ग्रहणता क्षमता का ह्रास होता है। ये मुख्य कारण है जिसके कारण से बाढ़ का जो समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। आगे हमारा सूखा क्या कारण है? वह प्राकृतिक परिस्थिति जिसमें मानव के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप जो है एक जगत यानी पादप जीव जंतु की जो जलीय आवश्यकताएं हैं अपूर्ण रह जाती है। जो जलीय जीव है उनकी आवश्यकताएं नहीं पूरी हो पाती और इस अभाव के कारण उनके जीवन चक्र में जो अस्थायी जो परिवर्तन आता है वह व्यवधान स्थायी में शुष्कता कहलाता है, यानी कि शुष्क सूखा पड़ जाता है। इसी क्षेत्र में जो है वर्षा का अभाव हो जाता है और सूखा पड़ जाता है। सूखे के कारण क्या स्वरूप में इसे 4 भागों में बांटा गया है। किसी क्षेत्र को सामान्य मौसम दशाओं के अनुसार परिवर्तन के कारण औसत 20% से कम वर्षा होने की जो वैज्ञानिक हो जाती है स्थिति, उसको कहते हैं सूखा, कि 20% से कम वर्षा हो तो वही चीज़ है। धरातलीय व भू जल का स्तर गिरने की स्थिति में भी अनुपलब्धता में जल का अभाव जो है वैज्ञानिक तरीके से उसे भी सूखा कहा जाता है। मिट्टी में नमी की कमी के कारण भी पौधों को वृद्धि बाधित होने की दशा में भी कृषि सूखा कहलाती है। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो है उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मध्य जो स्थापित संतुलन को स्थिति बिगाड़ने से पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो जाता है। और कहता है भूस्खलन भी एक समस्या का सामना है जो इंसान को करना पड़ रहा है। भूकंप की बात कहें तो भविष्य के घर में होती है, लेकिन भूस्खलनों का खतरा जो है बना रहता है। भगीरथी के ऊपर जो है जलागम में गंगोत्री में 50 किलोमीटर नीचे जो कनौड़िया घाट से आए 3.5 किलोमीटर लंबे भूस्खलन ने 5 घंटे के लिए अगस्त में 1978 में भागीरथी पर कृत्रिम झील बनाकर रोक दिया। यानी कि जो भूस्खलन की समस्या है ये एक तरह से हिमालय के क्षेत्र में बरसात के दिनों में भूस्खलन एक आम घटना बन गया है। पिछले दशक में सबसे बड़ी दुर्घटना सिक्किम में हुई थी, जिसमें कि 125 देश से अधिक में जान चली गई थी लोगों की। मध्य हिमाचल की ही बात ले ले तो डडुआ, तवा घाट और कर्मी, कोंथा, ज्ञानसू, सिखाड़ी आदि की लंबी सूची है जहाँ पर ये इन्होंने सामना किया है भूस्खलन का।
कभी कभी इसका कारण भूकंप और वर्षा का भी एक साथ हो जाना हो जाता है, और करके कभी कभी भूकंप और वर्षा एक साथ आ जाए तो वर्षा का प्रकोप जो है कब और निरंतर भयंकर हो जाता है, जिसका हमें पूर्व ज्ञान भी नहीं होता पहले से। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक करा दिए हैं। तो थैंक यू सो मच।